मैंने हिंदी गद्य का साहित्य पढ़ाया था, जिसमें आपके जो भी आपके राइटर हैं वो आएंगे, इससे नोट्स बना लेना, मैंने इसको लिखवाएंगे, ठीक है। अब आएंगे आपके हम गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं पर विचार करेंगे, जिसमें क्या क्या आते हैं, कहानी, उपन्यास, अभी और भी पार्ट है, मैं भी अब चार पर इनका विचार करूँगा। जैसे कहानी, मैं कहूँ कि अगर कहानी क्या है, हम कहानी क्यों लिखते हैं, कहानी के में क्यों जरूरत होती है, समझाने के लिए, और कहानी से सीख मिलती है, पुरानी बातों को पता करने के लिए, जो हमारे जितने भी हमारे जो पुराने पूर्वज हैं वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं, किसके द्वारा, कहानी के द्वारा, ठीक है। तो मनुष्य की कथा कहने की प्रवृत्ति काफ़ी प्राचीन है। पहले ज़माने में जैसे दादा दादी से मुझे कहानियाँ सुनते थे, वो हमें मोरल एक्टिविटी भी करते थे, मतलब अगर हमें नैतिक शिक्षा प्राप्त करनी हो तो हम बच्चों को कहानी के द्वारा ही सिखाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे इंटरेस्टेड भी लेते हैं पढ़ने में, और दूसरा उनके अंदर जल्दी माइंड में बैठता है कि हमें कैसे क्या करना है। तो प्राचीन चेतना की मानव स्वयं उसकी मानवता है। शुरुआत में कहानी मनोरंजन व आत्मसंतुष्टि के लिए सुनी जाती थी। जैसे कि अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उन्हें सिर्फ कहानी इंटरेस्टिंग तौर पर ही सिखाई जाती है, उनसे ये नहीं कहते कि तुम्हें सिखाओ, फिर वो चाहे हम राजा रानी की स्टोरी सुनाएं या जानवरों के द्वारा, उनको हम बस उनके रुचि वगैरह बनाने के लिए, अगर बच्चा बोर हो रहा है तो उनको हम कहानी के द्वारा ही सब चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। तो हिंदी गद्य में कहानी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, कहानी के बिना तो हिंदी हमारी अधूरी है, ठीक है। अब जैसे इसमें बात करें कि अपनी वर्णनात्मक विशेषता के कारण ही गद्य की अनेक विधेयता हैं, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास आते हैं, एकांकी आ गए, नाटक आ गए। तो अब जैसे जो राइटर आते हैं हमारे, चार्ल्स बैरेट के अनुसार कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है, जिसमें वास्तविक जीवन की कलात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगर हमें किसी भी व्यक्ति को कुछ भी समझाना हो तो उसको हम सूक्ष्म और संक्षिप्त वर्ण में कहानी के द्वारा समझा सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि हमें आदि मानव के बारे में बताइए तो आप उसको क्या करेंगे, एक स्टोरी के द्वारा भी समझा सकते हैं कि पहले आदि मानव क्या करता था, पहले कैसे रहता था, इस तरीके की आप उसको समझाएंगे। अगर हमने कहा आपसे, आपने जैसे कई राजाओं की कहानी पढ़ी है, विक्रम बेताल, ठीक है, विक्रम बेताल की कहानी पढ़ी होंगी, अकबर बीरबल की कहानी पढ़ी है, इनकी सुनते हैं। अगर हमने कहा अकबर बीरबल के बारे में बताओ तो आप अकबर बीरबल की सबसे ज़्यादा कहानियाँ बताएंगे, क्योंकि बीरबल उनके कौन थे, अकबर के नौरत्नों में से एक थे, हाँ। तो बीरबल, इसी तरह से कहानी हमें क्या करती है, एक लघु वर्णनात्मक गद्य, यानी कि लघु वर्णनात्मक मतलब क्या होता है, लघु यानी क्या हुआ, छोटा, और वर्णनात्मक यानी वर्णन करना, तो छोटी वस्तु का वर्णन करना, यही तो होगा लघु वर्णनात्मक, यानी हमने अपनी बातों को लघु शब्द में वर्णन करके उसको समझा दिया है। और ये हमारे क्या होती है, गद्य की रचना होती है। गद्य में हम क्या करते हैं, गद्यांश को ही तो पढ़ते हैं, एक कहानी को छोटे छोटे वर्ड में डिवाइड करके उसका गद्यांश निकाल के, उसके सार निकाल के हम उसको अर्थ व्याख्या करते हैं। पद्यांश क्या होते हैं, गद्य पद क्या होते हैं, पद चीज अलग है और गद्य अलग है। गद्य में, पद में क्या होता है, गद्य में कविता, ठीक है। ये कविता भी क्या होती है, एक बात को अपने छोटे शब्दों में या लाइन में कर दिया। अब ये गद्य हो गया, गद्य में कहानियाँ होती है, लेकिन इनको आप एक लाइन में नहीं कर सकते, इसलिए लघु वर्णनात्मक की बात करता है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो जैसे कहानी के बारे में कभी आपको लिखने आ जाए कि कहानी के बारे में लिखिए अपने शब्दों में, तो हमें उसके बारे में पूरी डिटेल इस तरीके से बता दी, ये लघु वर्णनात्मक होता है, इसके बिना गद्य की रचना नहीं की जा सकती, कहानी के बिना गद्य की रचना होगी नहीं होगी, क्योंकि पद्यांश में हम कविताओं का, पद्यांश कविता के बिना अधूरा है और गद्यांश हमारी कहानी के बिना अधूरा है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे कहानी के भेद, इसमें कहानी के भेद भी आते हैं, क्योंकि अभी हम कहानी की बात कर रहे हैं तो कहानी के भेद भी होगी। ये तो नहीं है कहानी के बारे में डिटेल है तो हमारी कहानी खत्म हो गई। कहानी के भेद में क्या आ जाएगा, जैसे रचना के लक्ष्य के आधार पर कहानियों को 4 भागों में रखा गया है। यथार्थवादी, यथार्थवादी कहने का मतलब है प्रत्यक्ष जगत की विभिन्न समस्याओं का परिचय कराया जाता है। प्रेमचंद की कफन, प्रसाद की मधुआ और रामचंद्र की घड़ियाल कहानी। जैसे सबसे ज़्यादा कहानियाँ किसने लिखी हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी में, हिंदी की जो हमारे जगत के महान कविकार कौन है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने सबसे ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं, जिन्होंने 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। तो इनकी एक कफन आती है, पढ़ी होगी, गोदान पढ़ी होगी, ठीक है, और बड़े घर की बेटी है, इनकी ये कहानियाँ हैं जो आपने अपनी छोटी छोटी क्लास में पढ़ी होंगी, मोरल 9th-10th में पढ़ी होंगी या फिर 6th to 8th स्टैंडर्ड में। कफन उपन्यास से, लेकिन हम बता, ये तो उनका बता रहे हैं ना कि
नहीं, प्रेमचंद की कहानी में आ रहा है गमन। गमन है, गमन उपन्यास है, और ये कफन हमारी कहानी। तो इनमें कहा है कि कहानियों में पृथक जगत की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का परिचय कराते हैं। यानी कहानियों में हम उनके व्यक्ति के पूरे जीवन को बताते हैं कि व्यक्ति ने क्या क्या उसने पहले स्टार्टिंग में क्या उसने समस्या करी है और आगे उसको क्या, और कैसे वो अपनी समस्याओं को पार करते हुए जीतता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। जैसे आपने एक पढ़ा अभी जैसे स्टोरी आती है, हम अब्दुल कलाम के जीवन को पढ़ेंगे तो उनकी कहानी के रूप में कैसे पढ़ेंगे, बचपन में वो क्या थे, ठीक है, उन्होंने कैसे अपने जीवन को, उनके सामने कई कठिनाई आई, उनको एजुकेशन में भी कई कठिनाई आई, धीरे धीरे उन्होंने सबको पार किया और एक वो एक महान साइंटिस्ट बने। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, अगर नाम सुना होगा, ये आपकी स्टोरी आई है। वो भी एक गरीब परिवार से थे, उनके पास लिखने के लिए पेन पेंसिल नहीं थी, वो कैसे लिखते थे, लाइट भी नहीं थी उस टाइम, रोड पर चंद्रमा की रोशनी से कोयले से, इस तरीके से वो अपनी लिखते थे, उनको जो भी आता था वो लिखते थे, और तब वो राष्ट्रपति बने। तो इन सब की हम क्या करते हैं, स्टोरी पढ़ते उनकी समस्याओं का परिचय देते हैं। तो यथार्थवादी का मतलब यही होता है कि इनडायरेक्टली जो हमारा सोशल है उसको हम इनडायरेक्टली उनकी समस्याओं का परिचय दें, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते हो, प्रत्यक्ष चीज़ क्या होती है, जो हमें सामने से मिले, ठीक है, अप्रत्यक्ष अलग हो गया, यानी उसका कोई मुसाव नहीं है। प्रकृति तथा नग्न यथार्थवादी, प्रकृतिवाद क्या होता है, जिसमें हम इस श्रेणी की कहानीकारों में अत्यंत घृणास्पद विषयों की लिया जाता है। रोमांटिक कहानियों में अशिष्ट चित्रों को अस्वस्थ दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना या कार्य व्यापारों को बढ़ाना। प्रकृतिवाद होता है, इसमें व्यक्ति चित्र के द्वारा कहेगा, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम चित्र के द्वारा नहीं करते, कुछ कहानियों में हम चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। चित्र से ही आप सारी चीज़ें समझ लेंगे। बच्चों को दी जाती है कभी कभी कॉपियों में, एक हमने डायग्राम चित्र दे दिया और हम फिर कहते हैं इसमें 10 लाइनें चित्र को देखकर लिखो। जैसे अंगूर खट्टे की स्टोरी बता देते हैं, प्यासे कोए की स्टोरी ज़्यादातर देखी होगी, बिल्ली और बंदर की लड़ाई वाली देखी होगी, जिसमें एक रोटी के पीछे लड़ते हैं। ये कहानियाँ बच्चों को चित्र के द्वारा समझाई जाती हैं, ठीक है। आदर्शवाद क्या होता है, आदर्शवाद में ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें किसी पात्र के बारे में, यानी जो पात्र कौन हुआ, अभी कोई बर्तन की बात नहीं हो रही है, पात्र का अर्थ यही होता है ना, तो हम यहाँ पे पात्र की बात कर रहे हैं। कहानी में पात्र क्या होगा, किसी की कैरेक्टर की बात, कैरेक्टर यानी जिसके बारे में हम कहानी लिख रहे हैं। जैसे बड़े घर की बेटी मैंने बोला था, तो इसमें एक लड़की की बात की जाती है जो बड़े घर की थी, वो बाद में उसकी शादी हो जाती है, तो उसके बारे में पूरा बताते हैं बड़े घर की बेटी। तो इसमें बड़े घर की बेटी का एक पात्र है, तो उसके बारे में पूरी इसकी कहानी में, तो ये कहानी किस में रखी जाएगी, आदर्शवाद में। हम हर कहानी को अलग अलग पहलू में रखते हैं। जैसे आपने पढ़ी होगी अनिल नगरी चौपट राजा, वो आदर्शवाद कहानी तो नहीं आएगी क्योंकि वो अलग है। आदर्शवाद कहानियाँ वो होती हैं जिसमें किसी के कैरेक्टर को बड़ी ही सहजता से दिखाया गया हो कि उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी है, क्या क्या योग्यता है, वो कितना ईमानदार है, कितना नहीं है, ये होती है आदर्शवाद कहानी, ठीक है। ये प्रकार है, तो इनके प्रकार के हम नाम लिख देते हैं। एक होता है यथार्थवाद, इसमें मैंने क्या बताया था, प्रत्यक्ष जगत की समस्याओं को परिचय कराना। दूसरा है प्रकृतिवाद, इसमें क्या बताया मैंने, अभी बताया था, चित्र के द्वारा, आज लेट क्यों हो गई तुम, कल दिया था मैंने काम, 4 चीजें पढ़ के आई हो, क्यों भूल गई, कैसे भूल गई, तो खा गई, रास्ते में खा चुकी है ना, घर से खाना नहीं मिला इसलिए रास्ते में हमको खा लो, ऐसा भी होता है कि हमें खाना ना मिले तो होमवर्क खा जाए, कौन कौन होमवर्क खा जाता है, अक्सर देखा हो। जिस दिन मैंने कह दिया कल हम ये चीज़ पूछेंगे, टेस्ट है, डिब्बा गोल बच्चों का, अब नहीं जाना, आज तो टेस्ट होगा, का माइंड बता रहे हैं, एग्जाम्पल है, यही होता है क्लास में। आप कोई सी भी क्लास में चले जाओ, बच्चों का ये काम जरूर है कि वो डब्बा गोल करेंगे जिस दिन टेस्ट बोल दो। वैसे अगर कह दिया पार्टी है तो बढ़ चढ़ के आएंगे, चाहे वो एक दिन भी ना आते हो पर आएंगे जरूर, लेकिन टेस्ट की बोल दो तो सारे बच्चे बोल हो जाए।
के संक्षिप्त पाठ हैं। तो ये तो बहुत सारे हैं, जैसे इसमें अभी मैंने कमी लिखी है, नाटक है, आलोचना है, ये हम सब पढ़ेंगे। तो अभी हम पहले कहानी को लेके चल रहे हैं। निबंध है, तो हम सारे आज थोड़ी ना पढ़ाएंगे, 4-5 पॉइंट पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ पढ़ाएंगे। यात्रा वृत्तांत है, अभी हम जितना हम पे विचार होता है पढ़ते हैं, तो उसके बाद हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आदर्शवादी हो गया, चौथा आता है आदर्शों मुख्य यथार्थवादी। इसमें कहानी को कैसे बांटा है? इनमें व्यक्तिगत सामाजिक परिस्थितियां, समस्याओं का प्रदर्शन करके उन्हें किसी आदर्श तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। प्रेमचंद की कहानी शांति का अनुपम उदाहरण। इसमें हम कैसी कहानियां रखते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है जो सामाजिक परिस्थितियों से घिरा है, फिर उसको हम बताते हैं कि वो अब कैसे ऊपर अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच गया है। जैसे आपने एक पढ़ा होगा, किसी अगर व्यक्ति की कल्पना करें, संतोष यादव का नाम पड़ा है, जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। वो 4 बहनें थी, सबसे गरीब परिवार में थी। तो संतोष यादव तीसरे नंबर की अपने घर में थी, तो वो बहुत गरीब थी, पढ़ी हुई थी, लेकिन उनका सपना था कि हमें माउंट एवरेस्ट पर जाकर अपने देश का तिरंगा फहराना है। तो वो अकेले ही लक्ष्य को पार करके गई। तो इन कहानियों में हम आदर्श ऐसे ही रखेंगे जो किसी व्यक्ति के समस्याओं को प्रदर्शन करके उनके आदर्श तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये सब चारों चीजें आ गई। तो पहले आया था आपका ये रचना के आधार पर, ये हो गई रचना के आधार पर अंतर। दूसरा आएगा, ये भी हम कहानी को ही पढ़ रहे हैं। अब चूंकि आपकी क्लास छोटी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हमने एक कहानी वर्ड समझा दिया और आपकी क्लास है। बड़ी क्लास में बड़ी ही चीजें डिटेल में पढ़नी होगी। दूसरा आएगा स्वरूप। क्या घंटे आपके ऊपर है, आप कहो तो 4 घंटे पढ़ा दें, आप कहो तो आधे घंटे में तो कवर कर दें। आधे घंटे से 35 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकता, जितना भी हम लेक्चर नहीं ले सकते। स्वरूप के आधार पर, और तीसरी आएगी विषय वस्तु। आपकी ज्योग्राफी तीनों में से ज्योग्राफी सिर्फ आपका ही है, इसका भी और इसका भी, ये सब अलग ही है। एजुकेशन भी दूसरी में लेते हैं। स्वरूप के आधार पर क्या होगा? पहला आएगा इसमें चरित्र। आप सिर्फ हेडिंग लिखते जाइए, क्योंकि ऑनवर्ड्स में आपको डिटेल में देना होता है खुद से। बस हम इनको एक्सप्लेन करते जाते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि कहानी को कितने आधार पर बांटा गया है, तो आप बताओगे 3 आधार पर, एक रचना, स्वरूप, विषय। अगर पूछा है कि कहानी की रचना के आधार पर बांटे गए कि भाग लिखो, तो इनको आप बताओ, तो फिर उनमें अपना एक्सप्लेन कर दो। इस तरीके से आप आंसर लिखते हो। हमें आंसर को कभी भी जैसे लॉन्ग आंसर दिया हो, हम आपको लिखने का तरीका बताते हैं। लिखने के तरीके, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर। क्योंकि अब आपके जो एग्जाम होंगे कैसे होंगे? रिटर्न होंगे तो ऑब्जेक्टिव रिटर्न है। ठीक है, हमने आपसे कहा अगर आपको 50 शब्द में देना हो, तो हम क्या करेंगे? 50 शब्द में सिर्फ कहानी के बारे में बता दें। ठीक है, उसको एक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप धारणा के तौर पे कि ये कहानी ये होती है, उसके ये दिए जाते हैं, इनको भी आप लिख सकते हो। एग्जामिनर इतना नोटिस नहीं करता, सिर्फ वो क्या करता है कि आपने कहानी के बारे में बताया है और उसमें आपने इन वर्डों को लिख दिया तो पूरा हो गया। अब हमने कहा कि 100 शब्द में देना है, तो हम क्या करेंगे? कहानी के प्रकार बताएंगे। एक पेज में दे दिया, एक पेज में आपको प्रकार ही आ गए, उनकी हेडिंग दे दी, बस थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ये आपका हो गया। और हमने कहा दीर्घ में लिखना है 12 नंबर का आंसर। अब इसको आपको 12 नंबर ऐसे तो मिलेंगे नहीं कि एक पेज में लिख दिया हो। सबसे पहले हम कहानी के बारे में शो करेंगे, एक पेज में उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कहानी क्या है, कैसे क्या है। फिर उसके टाइप्स बता देंगे हम एक पेज में इंडेक्स के द्वारा, जैसे मैंने लिखा एक पेज में, फिर दूसरा, फिर उसके इंडेक्स, फिर तीसरा। तो आपके 2 पेज तो यही क्लियर हो गए। अब एक हेडिंग को अगर एक पेज में आप कवर करोगे, एक पेज में आपने 2 हेडिंग दे दी, एक पेज में 2 हेडिंग दे दी, तो किस हिसाब से आपका 4 पेज का आंसर हो जाए? 4 दूनी 12, क्या आगे
अब 12 नंबर कैसे काटेगा, क्योंकि आपने हेडिंग भी दी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है। तो ऐसे आप उसमें ज़्यादा भी नहीं लिखोगे, एक हेडिंग में आपने 4 लाइन भी लिख दी, एक पेज में आपने 3 हेडिंग लिख दी, फिर इसकी दोगे, फिर इसकी दोगे, बस बहुत क्लियर हो गया, इतना बड़ा आंसर ऐसे लिखा जाए, ठीक है। इसलिए हमेशा इंडेक्स का मतलब होता है कि एक पेज में ये हेडिंग को शो करेंगे, लेकिन आप बाद में पहले हम शो ही कर देंगे, तो उसमें ही आपके नंबर आएंगे। इससे आप हेडिंग भी नहीं भूलोगे और आगे भी याद रहेगा और आराम से पेज भर सकते। आगे लिखने का तरीका ठीक है। अंजलि आया समझ में? अब समझ लिया, क्योंकि बेटा ने एग्जाम में यहाँ से दिखाई नहीं रहा है। विचार प्रथम चित्रण किया गया अब हमें पढ़ना है स्वरूप के आधार पर। स्वरूप की बात करेंगे, स्वरूप से ही समझ में आता है कि आपके अंदर क्या क्या रूप है आप, ठीक है, इतने क्लियर कर लेते हैं। अब आते हैं स्वरूप के आधार पर, तो पहला आता है आपका कैरेक्टर यानी चरित्र। तो चरित्र में हम क्या करेंगे, इसमें कथा की अपेक्षा पात्र का प्रमुख स्थान ग्रहण होता है, यानी हम कहानी की अपेक्षा जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसपे हमने कहानी बतानी है, मान लो हमने आपके ऊपर कहानी बतानी है, आपका नाम क्या है? कपिल। हमने कहा हम कपिल की स्टोरी बताएंगे, तो अब हमारा मेन पात्र कौन है? कपिल है। कपिल के बारे में हमें बातें करनी है, कपिल ही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी का हिस्सा है, और दूसरा पात्र तो इसमें आएगा ही नहीं, सिर्फ कपिल की बात होगी। तो इसमें किसी क्या बोल रहा है वो, किसी पात्र कथा की अपेक्षा पात्र का प्रमुख स्थान ग्रहण होता है। ऐसी कहानियों में जैसे आत्माराम, पुरस्कार कहानी पढ़ी होगी आपने, मुंशी प्रेमचंद की ही है, ठीक है। गुंडा, ताई जी, इसी प्रकार की इसमें कहानियाँ आएंगी जिसमें एक कैरेक्टर की बात हो, दूसरे कैरेक्टर को ज़्यादा ना ध्यान करके एक कैरेक्टर को। दूसरा आता है वातावरण। वातावरण में क्या होता है, हम उसमें कहानी के उद्देश्य का, भावनाओं तथा अनुभूति के आधार पर वातावरण का निर्माण करते हैं। हम आगे उसके एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे, प्रकृति के बारे में बताएंगे, ठीक है। तीसरा आएगा घटना। घटना में क्या होगा, कहानी का पूरा ध्यान कहानी के कथांश पर केंद्रित रहता है, सारा चमत्कार पात्रों में न रहकर घटना पर होगा। किसी ऐसी बात को बताकर बताना, चाहे इसमें हम अतिशयोक्ति को बता दें, बड़ा चढ़ाकर बता दें कहानी को। कहानी हम अपने अंदर ही से लिखते हैं, ऐसा तो नहीं पहले से बनी होती है। किसी चीज़ को अगर हमने एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया, तो कहानी को हम शो कर सकते हैं। आपने अगर आप एक साधु जी हैं, आपने सारा जीवन त्याग दिया मान लो, ठीक है, बहुत से गौतम बुद्ध थे, उनकी कहानी कैसे बनी? वो भी कई इंसान ही थे, पहले से तो हमने कहानी नहीं लिखी ना, उन्होंने सारा राजपाट त्याग दिया था। फिर वो अब जब वो अनुभव हमें कैसे मिलता है, हम जब तक खुद प्रैक्टिकली ना कहीं हमें किसी चीज़ का अनुभव लेना हो, हमने कहा कि गांव में जाओ, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले वहाँ पे जाएंगे, डायरेक्टली जाएंगे ना, वहाँ पे लोगों का पता करेंगे यहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के 4 लोगों से आपने मिले तो 4 लोगों के बारे में पता चल गया। आप उसको क्या करेंगे, आप अपने अनुभव में लिखेंगे, उसको अपने अनुभव में लिखेंगे ना एक्सपेरिमेंट में, कि मैं यहाँ पर गया था, मैं 4 लोगों से मिला, तो चारों व्यक्ति अलग अलग दिमाग के थे, कोई गुस्सा वाला था, कोई शांत व्यवहार का था, कोई समझने वाला था, कोई को पागल दिवालिया था। तो ये आपने अपनी कहानी में कर दिया कि व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग तरीके का होता है, हमने ये अपने एक्सपीरियंस में लिख दिया। तो अनुभव हमें कब मिलता है, जब हम खुद डायरेक्टली जाके पता करते हैं, ठीक है। तो वातावरण में हम अपना, इसमें हमने वातावरण भी ऐड करेंगे कि हम वहाँ का वातावरण ऐसा था, इसलिए व्यक्ति वहाँ का ऐसा है। अगर हम वातावरण की बात करें तो अलग अलग जगह के वातावरण को कैसे नहीं कहेंगे, ठंडे वातावरण में जाएंगे तो वहाँ का व्यक्ति अलग होगा, शाम में गर्म जगह पर जाएंगे तो व्यक्ति गर्मी में ही परेशान रहता है, तो वहाँ का व्यक्ति गर्म जोशीला होगा। तो हम वातावरण को भी इसमें ऐड करते हैं, इस तरीके की कहानियाँ जो वातावरण पर आधारित हो गई। तीसरी आती है घटना। इसमें घटना में क्या होता है, जिसमें हम पूरी बात को ध्यान करके किसी एक घटना के ऊपर, जैसे चमत्कार टाइप का, कभी कभी मैजिकल चीज़ें बातें करते हैं, चमत्कार हो गया, भगवान जी ने ऐसी घटना कर दी है, हम कहानी में बताते हैं ना, बच्चों को बताते हैं भगवान जी आए, उन्होंने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया, सपने में, कुल्हाड़ी वाली कहानी, चमत्कार होता है। यस, कौन सी सेमेस्टर में बेटा? फर्स्ट ईयर, ठीक है, ठीक है। तो घटना में क्या करते हैं, यही बताते हैं जिसमें हम चमत्कारिक तत्वों की, चमत्कारिक बातों को, पात्रों को घटना में ऐड कर देते हैं। हम सबसे ज़्यादा चमत्कार में कौन सी, कुल्हाड़ी वाली कहानी पढ़ते हैं। एक ईमानदार के साथ वो लगा रहा था, उसकी पानी में गिर गई, अब वो भगवान से कह रहा है भगवान जी मेरी, ऐसा होता है कभी, एक बार पानी में डाल के देखो, आएगी कुल्हाड़ी को तुम्हारी, यहाँ पे लोग भगवान जी आएंगे
सोने की आ जाती है, कभी चांदी की आ जाती है। बताओ बनाया ही किसने, उसमें चांदी की सोने की डालने कौन गया था? तो ये तो लेकिन हमें एक लॉजिकली बातों की जिन्हें हम कहानी की घटना के केंद्र पर आधारित करके दूसरों को समझाते हैं। मतलब अगर हमें किसी को मोरल एक्सप्लेन देना होगा, उसके अंदर की मोरलता बढ़ाने के, उसको एक सबक सिखाना होगा, तो हम कहानी के द्वारा उसको, चाहे फिर चोर पुलिस की कहानी सुनाएंगे, चाहे फिर, ठीक है। विचार प्रदान में क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, विचारों के बारे में करेंगे, या कहानी के औचित्य की प्रधानता क्यों पर होती है, व्यक्ति के बारे में ऐसा समझाएंगे कि उसके विचार किस तरीके से। जैसे हमने गौतम बुद्ध की कहानियाँ लेते हैं, या एकलव्य की कहानियाँ ले लीजिए, वो अपने माता पिता के लिए कितना वो थे, एकलव्य अंगूठा का दान करते हैं, ठीक है। वो भरत की कहानी है जो अपने माता पिता के लिए थे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनके विचारों के बारे में बताते हैं कि ये व्यक्ति के विचार कितने अच्छे हैं, तो हमें भी अपने उस हिसाब से विचार रखने चाहिए। ये सब कहानियाँ हमें अपने मोरल की चीज़ें बढ़ाने के लिए होती है, अपने नैतिक गुणों को बढ़ाने के लिए होती है। कहानी का काम यही है। हास्य प्रदान में क्या होगा, जिसमें आपको आनंद आए, खुशी आए, अनुभूति हो, कोई कहानी ऐसी सुना जिसमें आपको बहुत हंसी आती है, तो उस हिसाब से हम अपने हास्य प्रदान का रखेंगे। ये हमारे सब स्वरूप किसमें आएंगे, कहानी के स्वरूप के आधार पर आएंगे। भाव प्रदान में हम क्या रखेंगे, भाव का मतलब क्या होता है, तो तुमने हमें डेफिनेशन बता दी ना, बट भाव, वैसे भाव का मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति के भाव निकलना। क्या क्या होते हैं भाव में हमारे, एक्शन वर्ड, जो हमारे एक्शन वर्ड होते हैं, हंसना, रोना, ठीक है, ईमानदारी भी आ जाती है, दयालुता आ जाती है। कोई व्यक्ति बहुत कठोर है, उसका भाव ऐसा है कि वो बहुत कठोर है, निडर है, तो ये हमारे भाव आ जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, किसी पात्र, घटना या परिस्थिति के संबंध में पाठकों के हृदय में कोई भाव उत्पन्न कर देता है। कभी कभी आपने घर में देखा होगा, पहले फैमिली पिक्चर बहुत चलती थी, अब तो बनती कम है। अब फैमिली पिक्चर ऐसी ही नहीं कि हम फैमिली के साथ देखें, तो कोई मम्मी पापा को देखा होगा, अगर कभी कभी ऐसी पिक्चर आती तो मम्मी पापा रोने लगते हैं, उनके आंसू अपने अंदर के इमोशंस अपने आप आ जाते हैं। तो कहानी या चित्र के द्वारा हमने किसी व्यक्ति को ऐसी कहानी सुनाई, बेचारा कहानी सुन के रोने लगा, चाहे फिर हम उसको इमेजिन के द्वारा समझाएं। कभी कभी हमारे अंदर के भाव उत्पन्न होते हैं, तो ऐसी कहानियाँ होती है जिसमें हमें भाव को प्रधान दिखाना होता है। आप अगर कभी राइटर बनेंगे, कहानीकार बन गए, तो हमें ये चीज़ें याद होगी, तभी तो हम अपनी कहानी को उसमें शो करके रखेंगे। हमें अगर कहानी, आप सोचते हैं कि आप ऐसी कहानी लिखें जिसमें व्यक्ति अपने अंदर के भाव निकाल दें, तो हमें उन कहानियों को भाव प्रदान में रखना होगा, ठीक है। हास्य प्रदान में आप हंसने की कहानी, ऐसा तो नहीं हास्य प्रदान की कहानी आप भाव में रखते हैं, नहीं रखेंगे ना, क्योंकि इन चीज़ों को मैं अलग अलग डिवाइडेशन घटना में नहीं रख सकते, घटना की चीज़ें घटना में रखेंगे, भाव की चीज़ें भाव में रखेंगे, ठीक है। आगे आपके पास ये हो गया। अब आते हैं लास्ट आपकी विषय वस्तु। आज हमें लगता है कहानी एक्सप्लेन नहीं हो पाई है, ये नोट कर लेना। विषय वस्तु बता देते हैं। विषय वस्तु में आएंगे आपके ऐतिहासिक, आपको शब्द का ही अर्थ पता चल जाए तो आप उसमें अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हो। जब तक शब्द का अर्थ नहीं पता है तब तक आप उसको लिख नहीं सकते। राजनीतिक, जासूसी, और तिलिस्मी। तिलिस्मी से समझ में आ जाएगा कौन सी कहानी यहाँ ज़्यादा सुनाई देती है। चिराग, अलादीन का चिराग देखा है, और अली बाबा 40 चोर सुना ही होगा। अब क्या है, इंस्टाग्राम में ज़्यादा बिजी रहोगे तो कैसे याद रहेगा। आजकल सोशल मीडिया पे बच्चे गिरे रहते हैं। कहानियाँ तो आजकल लोगों की छूटी गई। पहले होती थी, बच्चे कहानी की किताब रखते थे, कॉमिक्स रखते थे। अब कहानियों से तो बच्चों का रुझान ही हट गया। पहले बच्चों के लिए कॉमिक्स आती थी जिसमें चाचा चौधरी की कहानियाँ होती थी, है ना, संध्या वंदना के बारे में, में चुटकुले होते थे। एक कॉमिक्स अखबार में आती थी जिसमें आपके जोक्स आते थे, बच्चों के लिए हंसी वाली कहानियाँ आती थी। चाचा चौधरी की कहानियाँ पढ़ते थे, चाचा चौधरी के बारे में पढ़ा होगा तो। अब वो नहीं आता, लेकिन अब क्या होता है, अब बच्चों का माइंड किस में चला गया, सोशल मीडिया, सर्वर, ये साइबर एरिया के लिए। जैसे कि बच्चे आजकल मोबाइल में ज़्यादा चले जाते हैं, अब वो कॉमिक्स नहीं पढ़ते। लेकिन अब जब मोबाइल में रहेंगे तो क्या होगा, रेडिएशन आपकी आंखों में आ ही जा रहा है। आप क्योंकि ऑल टाइम मोबाइल में रहते हैं, खा रहे हैं तो मोबाइल चाहिए आपको, बात करने में तो फिर लेना ही लेना है।
अब घर वालों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन हो गया हमारा? मोबाइल। लेकिन ये गलत है। 1 घंटा 2 घंटा अपने उसको निकाल के रखो, अपनी कोई बुक्स पढ़ो, पत्रिकाएं पढ़ो, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ो जो मोबाइल से, क्योंकि इससे क्या होता है आने जाने वाली जगत में आप ही जल्दी बूढ़े होंगे, क्योंकि ये रेडिएशन इसमें बहुत होता है जो जल्दी बालों को सफ़ेद करता है, कई तरह की बीमारियां देता है। ये बाल सफ़ेद क्यों हो रहा है? आज की कम जनरेशन 15 साल के बच्चों में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, क्योंकि मोबाइल का ही ज़माना आ गया ना। जितना ज़्यादा आप रेडिएशन अपने पास रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर की कैपेसिटी खराब होगी। तो हमें सबसे ज़्यादा बुक्स से गिरा होना चाहिए। पहले के लोग किताबों पे ज़्यादा ध्यान करते थे, मोबाइल कोई चलाता था तो लोग अच्छे 50-50 साल से ऊपर जीते थे, 70-70 साल जी लिया, 100 साल। बाल तो उनके सफ़ेद होते ही नहीं थे। अभी भी देखो आप पुराने लोगों के, जिनके कई लोगों के बाल अभी सफ़ेद नहीं है, लेकिन आजकल जनरेशन देखो 15 साल में बूढ़ी हो गई है, 30 साल में तो वो तो ओल्ड एज में चले जाते हैं, क्योंकि अब एज शादी की भी तो बढ़ गई है। पहले कितने साल में शादी हुई थी? 12। फिर उसके बाद 15 हुई, फिर 17 हुई, फिर 18 हुई, अब 21 हो गई। अब धीरे धीरे हमें लगता है 25-30 से तो पहले लड़कियों की शादी होती नहीं है, क्योंकि अब वो तो एजुकेट हो गए, तो अब वो पढ़ाने की बात हो गई है। पहले तो लड़की पढ़े ना पढ़े, हमें तो शादी करनी है भैया, उनको घर से बनाना, ब्याह करके उन्हें जाए सासरे, कहीं भी कुछ भी करें, हमें मतलब नहीं है, भगाओ उन्हें। अब नहीं है ऐसा, अब तो बच्चियों को पढ़ाएंगे। तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों के विचार भी बढ़ते जा रहे हैं, हर एक चीज़ ज़माना बदल रहा है, ठीक है। पहले की आपसे पूछी जाए तो पहले की सभ्यता अलग थी, अब की सभ्यता अलग है, चेंज हो गई, बहुत चेंज है। पहले की सभ्यता में हर एक चीज़ चेंज है, खाने से लेकर पीने तक, रहन सहन से लेकर हर एक चीज़ चेंज हो गई। पहले के लोग क्या खाना पसंद करते थे? बस मांस। हम कह रहे हैं ऐसे कैसे मांस? सादा भोजन खाते थे। अब आजकल लोग चाइनीज फूड पसंद करते हैं, मोमोज ले लो, बिरयानी ले लो, चाउमीन ले लो। अब पहले ये लोग जानते थे मोमोज क्या होता था? जंक फूड तो नाम की चीज़ ही नहीं थी। पूरी पराठे रख लिए, रोटी रख ली, चटनी रख ली। अब देखो जहाँ जहाँ मोमोज के ठेले मिलेगा, पानी पूरी मोमोज, सबसे ज़्यादा आपको ये खाने को मिलेगा। मंगा दें? नहीं गाँव तो मंगवा दें, तो भूख लग रही हो तो। चलो ठीक है। अब विषय वस्तु के आधार पर अगर हम हिंदी का वर्णन करेंगे तो जैसे आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में क्या पता चलेगा हमारा? ठीक है, जैसे कैसे किस जाति के थे हम, किस राष्ट्र के, हमारे पूरा ऐतिहासिक पता चलेगा। हमारे भारत का क्या इतिहास है, पुराने ज़माने में कैसा इतिहास था, लोग कैसे रहते थे, उस तरीके की कहानियों का हम इसमें वर्णन करेंगे। राजनीतिक में हम राजनीति जैसे शासन प्रबंध हो गया, कैसे राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करनी है हमें, बच्चों को हम ऐसी कहानियाँ बताएंगे जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, ठीक है। तो उस हिसाब से बच्चों को इसमें कहानियाँ रखेंगे। एक सच्ची सैनिक की कहानी रख देंगे, तो उन कहानियों को रखना जिसमें बच्चे राजनीतिक की जुड़ी थी, जैसे राष्ट्र प्रेम हो गया, शासन प्रबंध कैसा होगा, इन समस्याओं से हमें कैसे विस्तार पाना है, उन कहानियों को रख, किसी महापुरुष की जीवनी रख दें, ठीक है। फिर आता है जासूसी और तिलस्मी। ऐसी कहानियों को जो पाठक की कौतूहल प्रवृत्ति को शांत करती है और मनोरंजन भी करती है, यानी व्यक्ति शांति से सुने लेकिन उसको इंटरेस्टिंग भी आए। जैसे हमने कहा था अभी अली बाबा चांदी चोर की कहानी आती है, एक जादुई चिराग, जिनका जादुई चिराग, वो रगड़ेगा, बच्चे उत्सुकता से सुनेंगे, कहो घर की वस्तुएं रगड़ रगड़ के जिनको निकालने की बात है, सपने में सो रहे कि जिन आ रहा है, परियों की कहानी रख देंगे उनको कि एक परी आएगी, आप ऐसा करोगे, आपके सपने में इस तरीके की बच्चों को कहानियाँ दे देते हैं। तिलिस्मी दुनिया में ले जाएंगे, सपनों की दुनिया में, चॉकलेट की कहाँ पहाड़ों में ले गए, तुम सो जाओ, तुम्हें जैसे अभी आता है क्रिसमस डे आता है तो बच्चों को यही बताते हैं कि तुम अच्छा काम करोगे तुम्हें क्रिसमस वही रहता है ना कि सांता क्लॉज आएगा तुम्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट देगा, तो बच्चे सुबह उठते, वो तो खैर उनके पेरेंट्स ही रखते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम बच्चों को परियों की कहानियों में ले जाएंगे, उन्हें सुला देंगे जाना। जैसे बच्चों का एक डांट टूट जाता तो कहते तो उसको तकिया के नीचे को तुम्हें परी आएगी अच्छे से गिफ्ट देगी, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। परियां हैं कोई कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने ऐसी कहानी में जासूस को पुलिस की दुनिया में ले जाते हैं जिससे उनका इंटरेस्ट भी हो और वो शांति से उत्सुकता से सुने, ठीक है। मनोविश्लेषण का मतलब क्या होगा? इसमें पात्रों के चरित्र का विकास और अंतर्मंथन रहस्यमय जटिल समस्याओं को उद्घाटित करते हैं। आंतरिक हलचलों को मनोविश्लेषण का मतलब होता है आपके अंदर की क्या क्या विशेषताएं, ठीक है। मन का विज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान, जिसमें व्यक्ति के पूरे मन की बातें बताई जाती हैं कि व्यक्ति कैसे बढ़ता है। आप जैसे अगर साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ये पेडागोजी होती है,
इसमें बालक के जीवन को बताया जाता है कि बालक कैसे पढ़ता है, कैसे वो। अब जैसे आपको अगर बच्चे के बारे में पूरी जानकारी लेंगे तो हम पहले बच्चों के घर के बच्चों को देखेंगे। आप देखना जो 0 से लेकर 3 साल तक के बच्चे होते हैं, सबसे पहले बच्चा पैदा होगा, वो क्या सीखता है? पहले हाथ पैर को हिलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे अपने घूमने के बल सीखेगा चलना, फिर खड़ा हो 1 साल तक वो चलना सीख जाता है। कोई बच्चे 1.5 साल 2 साल तक का कवर करते हैं। फिर उसके बाद 3 साल तक बच्चे बोलना सीखते हैं, अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, तो सीधा में स्कूल भेज देते हैं। 1 साल का होगा और हमने स्कूल डाला नहीं ना। घर में 3 साल तक बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है जो उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं। उसके बाद वो विद्यालय जाता है। 5 साल तक बच्चे अपने ऐसे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं जिन्हें खेल खिलौने, गुड्डा गुड़ियाँ, लड़के मोटर कार सीखते हैं, लड़कियों को खेल खिलौना गुड्डा गुड़ियाँ से मतलब रहेगा। जब वो 5 साल से ऊपर होंगे, 10 साल तक के बच्चे, फिर अपने एक यूनिटी बना लेते हैं। छोटे बच्चों की अपनी यूनिटी होगी जिसमें एक दूसरे से जलन रहेगी उनके अंदर, ये तुम हमारे दोस्त हैं, इससे नहीं बोलोगे, हम तुम्हारे दोस्ती तोड़ देंगे। ये इस तरीके की यूनिटी रहेगी 10 साल तक के बच्चों में। उसके बाद वो जब धीरे धीरे, क्योंकि वो अपने एज के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, 10 साल तक के बच्चे अपने 5 से लेकर या 6 साल तक के बच्चे अपने 10 साल तक के बच्चों में ही खेलेंगे। ऐसा नहीं कि वो 11-12 साल के बच्चों में खेलेंगे। उनकी अपनी यूनिटी हो जाती है, अपने मन की बातें करेंगे एक दूसरे में। कभी कोई बच्चा झूठ भी बोल के बड़ा चढ़ा के भी बताता है, मैं ऐसा करता हूँ, कहता भाई मैं ऐसा करता हूँ, मेरे यहाँ पे ऐसा ऐसा, मेरे मम्मी पापा ऐसा ऐसा लाए। होता कुछ नहीं है, एक दूसरे को अपने अपने बताना। 11 से एज आगे आई तो उनकी यूनिटी अलग हो गई। अब क्या होता है? टीनेजर एज में आ गए, ठीक है, ये एजुकेशन में भी आता है। आपके टीनेजर एज का मतलब होता है आपकी किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है? बालक जब 11 से 12, 15-16 साल तक के बच्चे लड़के लड़के का अपना ग्रुप बनाते हैं, लड़कियां लड़कियों का। अब इनमें ग्रुप डिवाइड हो गया, ठीक है। अट्रैक्शन भी होता है, ये तनाव की अवस्था भी होती है। बच्चों को जल्दी गुस्सा आता है, उन्हें घर वालों की बात पसंद नहीं आती। हम ही हैं, जैसे हम तो पेरेंट्स कभी बच्चे थे ही नहीं। अब वो अपने आप को माता पिता से ज़्यादा बड़ा मान लेते हैं। वो कहते हैं हमारी बात सुनो। माँ बाप ने अगर कुछ किया हमें नहीं सुनना, हमें ही जो करना है वही करना है। वो अपनी बात को ज़्यादा मनवाने की करते हैं। ये अक्सर देखा होगा आपने 12 से लेकर 15-16 साल के बच्चों में। एक यूनिटी होती है, कभी जैसे कहीं मंच पे जाना हो तो अपनी एक यूनिटी बनाई लड़कों ने, गणेश जी के में चंदा जोड़ने की यूनिटी बनाई। आप कब तक करेंगे? 18-19 साल। उसके बाद ये काम आप करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ एज के अकॉर्डिंग होती है। इंटरेस्ट रहता है उस टाइम, राजनीति में काम लेना, संगे संगे जाना, दोस्त के साथ मेरा भाई जा रहा है, चाहे तो उसमें परेशान होना, चाहे खा भी नहीं रहा, लेकिन जाना है भाई, हमें तो दिखाना है कि हम भी हैं। ये फोकस रहता है। लड़कियाँ नहीं करती, लड़कियों का काम होता है बस घर के काम वगैरह सीखेंगे भी सहयोग में। लड़कों का काम होता है यूनिटी बनाएंगे, गठबंधन बना लिया कि भाई मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा। चाहे बस भूखे रहेंगे दिन भर नहीं, घर पे रहेंगे तो काम करवाएंगे मम्मी पापा, तो टेंशन है, इससे अच्छा दोस्त के साथ ये देखा होगा आपने। तो ये एज चलती रहती है। इसी को हम मनोविश्लेषणात्मक कहते हैं, अपने मन के बारे में। तो इस सब्जेक्ट में अपने सब बच्चों के एक पूरे भाव को बताया। उसके बाद आप 20 साल की एज की हो गए तो अपनी एक मेच्योर हो गई। अब आप समझ रहे हैं कि हमारा एक लक्ष्य है, अब हमें नौकरी करना और पैसा कमाना। अब एक आपका लक्ष्य हो जाता है। इससे पहले आप घूमे फिरेंगे, दोस्त कहीं जा रहा है तो हम भी जाएंगे, चाहे मैं फायदा ही नहीं, पढ़ाई से इतना रुझान नहीं रहेगा, सिर्फ घूमना फिरना, एक गुट बना के रखना, कभी 9 दुर्गा के लिए चंदा इकट्ठे करने के लिए निकलना। देखा होगा 17-18 साल के बच्चे ही चंदे इकट्ठे करने के लिए, 15-12 साल के लड़के रहेंगे तो चंदे इकट्ठे करेंगे, एक लीडर रहेगा, बाकी सब मुझे टोली बना के चलेगा। ऐसे ही होता है ना, तो ये चलता ही है, ये सबका ही है, ये सबके अंदर की एज है, सभी लोग मेच्योर होते हैं। और जब तक उनके माँ बाप पिता उन्हें समझाएंगे तो वो सोचते हैं मम्मी पापा तो पागल है, सुनते ही नहीं है हमारी बात। हमें पता है सब चीज़, लेकिन ये नहीं पता कि आपकी एज आपके माता पिता भी जी चुके हैं, उन्हें भी ये चीज़ समझ है। इसलिए बच्चे कभी माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। टीचर्स भी अगर एक्सप्लेन करेंगे, हाँ वो तो पढ़ाती रहती है, फालतू नहीं, दिमाग खराब करती रहती है, कुछ नहीं है, चलो पढ़ लिया बहुत। ऐसा ही होता है। जब आप खुद जब उस एज पे आएंगे और उस चीज़ को देखें तो आप सामने वाला बंदा आपके साथ क्या करेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम भी तो यही करते थे, तो हमारे साथ भी हो रहा है। यही हो, तो यही स्टोरी चलती रहती है। इसकी कोई एक चक्र बोलते हैं, ये हमारे जीवन चक्र है जो होता ही रहता है, ठीक है। ये हो गया आपको मनोविश्लेषणात्मक। आंचलिक में क्या होता है? अंचल शब्द का होता है जिसमें हम भूखंड या प्रदेश की कहानियों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे भारत का कैसा भूखंड था, यहाँ की संस्कृति कैसी थी, यहाँ का प्रदेश कैसा था, धार्मिक ग्रुप बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक दृष्टि के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया किसमें? ये आंचल, ठीक है। यानी आंचल का मतलब होता है जिसमें पूरी धरती के बारे में, अपने आंचल की पृथ्वी का पूरा कैसा है। धार्मिक और नैतिक और दार्शनिक, इसमें समझ में आ जाएगा। धार्मिक चीज़ें, नैतिक चीज़ें और दार्शनिक मतलब होता है किसी ऐसे महान पुरुष की कहानियों को पढ़ना जिन्होंने कुछ किया और जिन्हें हम पूजते हैं।
दार्शनिक का मतलब होता है जैसे आपके सुभाष चंद्र हाँ ये नहीं वो दार्शनिक भी नहीं है महात्मा फिलोसफर चीज़ें होती हैं महात्मा गांधी बौद्ध जी आ गए, जैन धर्म जी आ गए, ये इनके होते हैं दार्शनिक। महात्मा गांधी दार्शनिक में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कहानी खत्म हो गई। अब घर से होमवर्क में बता देते हैं नाटक, उपन्यास और एकांकी, ये पढ़ के आ जाना, चाहे ये पूरे पढ़ के जाना। मैं नेक्स्ट ये तो थर्ड सेमेस्टर के बच्चों उनका होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो मैंने कहानी पूरी एक्सप्लेन हो गई, आपकी कहानी समझ में आ गई। अब पढ़ना उपन्यास, नाटक, एकांकी, मेरे को पढ़ के आना, मैं पूछूंगी तब हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम आपको ही पढ़ा, तो ऐसा नहीं फर्स्ट वालों की थी इसमें।